एवरीवन वेलकम टू द फील्ड फिक्स। तो आज हम आ गए हमारे नए गेस्ट के साथ। ऑफ कोर्स मेरे कॉलेज के सीनियर हैं। तो सर कैसे हैं आप? मैं बढ़िया, आप बताइए। सर मैं बहुत अच्छा हूँ। तो सर एक बार अपना छोटा सा इंट्रोडक्शन दे देंगे हमारे व्यूअर्स को एंड ऑडियंस को। हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम पंकज बड़ाना है। मेरी हाईएस्ट क्वालिफिकेशन एमपीएड है, मास्टर्स इन फिजिकल एजुकेशन अमेठी यूनिवर्सिटी नोएडा से। और मेरी बीपीएड हुई है पंजाब यूनिवर्सिटी गवर्नमेंट से और ग्रेजुएशन दिल्ली यूनिवर्सिटी से। अगर स्पोर्ट्स की स्पेसिफिक की बात करें तो स्पोर्ट्स स्पेसिफिक में मेरा इंटरनेशनल है सॉफ्टबॉल में 2019 में टीम इंडिया की तरफ से। टीम इंडिया की तरफ से हम गए थे थाईलैंड में। ऑलराइट। ठीक है। और पिछले 4 साल से मेरा बेसबॉल में स्टेट चैंपियनशिप है, जिसमें मेरी पोजीशन है 3 गोल्ड है और 1 सिल्वर है, 3 गोल्ड एंड 1 सिल्वर, राइट? सीनियर कैटेगरी में। और क्रिकेट में मेरा नॉर्थ जोन खेला हुआ है, अमेठी यूनिवर्सिटी की तरफ से पार्टिसिपेशन था मेरा। और इसके अलावा इंडिविजुअल टूर्नामेंट्स और लोकल टूर्नामेंट्स मैंने बहुत सारे खेले हैं। स्कूल टाइम से ही स्पोर्ट्स में काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्ट रहा है और काफ़ी मैंने बहुत सारे अचीवमेंट्स भी लिए हैं उसमें। इसके अलावा मेरा नेट भी क्वालिफाइड है लास्ट ईयर और मेरी रिसर्च पब्लिश है क्रिकेट के ऊपर। ओके, 2024 का क्वालिफाई है गाइस। यस। ओके सो गाइस, आज का हमारा टॉपिक रहने वाला है नेट के ऊपर। स्पोर्ट्स की हम काफ़ी बारी बात करते हैं, तो आज इसको ज़्यादा एजुकेशन पॉइंट के हिसाब से चीज़ें पे हम बात करेंगे और आपके लिए ज़्यादा से ज़्यादा अच्छा कंटेंट लेके आएंगे। तो शुरू करते हैं। तो सर मेरा आपसे क्वेश्चन ये था कि जो हमारा नेट एग्ज़ाम होता है इसके मतलब डेट कब आती है, इवन जब उसके लिए हमें क्या क्या चीज़ें ज़रूरी है अगर मैं डायरेक्टली आपसे पूछूं, और क्या क्या एलिजिबिलिटी होनी चाहिए, इवन साथ साथ हम क्या ऐसा करें कि हाँ डायरेक्टली यू कैन क्वालिफाई द नेट। अगर बात करें कि एलिजिबिलिटी क्या है नेट की, तो इसके लिए हमारे पास पोस्ट ग्रेजुएशन होनी चाहिए या फिर हम परस्यूइंग में भी दे सकते हैं। या तो अगर सब्जेक्ट्स की बात करें तो एमए, एमकॉम, एमएससी, इस तरीके के कोर्सेज। और अगर फिजिकल एजुकेशन की बात करें तो एमपीएड। और हम परस्यूइंग में भी दे सकते हैं। अगर हमारे 1 साल कंप्लीट है तो हम बीच में परस्यूइंग करते हुए भी दे सकते हैं, क्योंकि इसका जो सर्टिफिकेट की वैलिडिटी होती है ना, वो 1.5 ईयर्स के लिए वैलिड होता है। ओके। और अगर इसकी एज अकॉर्डिंग टू एज कैटेगरी अगर डिस्कस करते हैं तो नेट जो क्वालिफिकेशन है असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए, इसमें 3 कैटेगरीज हैं। ठीक है। एक आप क्वालिफाई करते हैं पीएचडी के लिए, एक आप करते हैं असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए, और एक करते हैं आप जीआरएफ के लिए, जूनियर फेलोशिप के लिए। ठीक है, रिसर्च फेलोशिप, जूनियर जेआरएफ जूनियर रिसर्च फेलोशिप के लिए। ठीक है। अब इसमें तीनों अलग अलग कट ऑफ्स हैं। अब जो आपका पीएचडी है और जो आपका असिस्टेंट प्रोफेसर है, उसके लिए आपको एज कैटेगरी नहीं है, आप कभी भी दे सकते हैं। लेकिन जो जेआरएफ है उसके लिए आपकी 30 एज मैक्सिमम है, उससे ज़्यादा आप नहीं दे सकते जेआरएफ के लिए। जेआरएफ के लिए। और उसमें अगर ST/SC हैं या फिर आपके पास कोटा है तो 1-2 साल का आपको वो मिल जाता है, बेनिफिट, रिलीफ मिल जाता है ना? रिलीफ मिल जाता है, वरना अदरवाइज 30 इज द बेस्ट। तो आपने जैसे बताया हम नेट एग्जाम है, जेआरएफ है ना? हाँ जी। और बाकी असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए हम अप्लाई कर सकते हैं। जी। और जेएलएफ के लिए हमेशा अच्छे मार्क्स चाहिए होंगे। जेआर इसमें कट ऑफ होती है तीनों अलग अलग। तो अगर बता सके आप तो। जैसे कि सबसे पहले होती है क्वालिफाइड फॉर पीएचडी, सबसे कम कट ऑफ उसकी जाती है। अब इसमें जनरल की, ओबीसी की, ST/SC की, पीडब्ल्यूडी की, सबकी अलग अलग कट ऑफ आती हैं, अलग अलग मार्क्स आते हैं। ठीक है, आउट ऑफ 300। वो तो सबको चेक करना पड़ेगा ऑनलाइन। जो हमारे एग्जाम में होता है वो 2 पार्ट्स में डिवाइड है, एक तो जनरल और एक सब्जेक्ट स्पेसिफिक। ओके। जो जनरल होता है उसमें 50 क्वेश्चंस और सब्जेक्ट स्पेसिफिक्स में 100 क्वेश्चंस। हर क्वेश्चन 2 नंबर का, और माइनस मार्किंग इसमें होती नहीं है, तो इजी हो जाता है थोड़ा कि आप सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट कर पाएं। पर लेकिन पढ़ना सबको ही पड़ता है, पढ़ना तो सबको पड़ेगा। जैसे मैंने आपसे पूछा था कि मुझे प्रिपरेशन करनी है, तो आपने कहा था कि मुझे आएगा तो पढ़ने के दिमाग से ही, वरना मत आइए। मैं ऐसा था कि भाई मैं क्या बोलूं। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। अगर आप मेहनत करेंगे तो हो जाएगा। इतना कोई टफ नहीं है कि आप बिल्कुल ही गिव अप कर देंगे। आप ट्राई तो आपको करना पड़ेगा, और अगर आप किसी चीज़ में एफर्ट डाल रहे हैं तो अपना 100% डालिए, पूरे फोकस के साथ करिए, तो पूरा करिए वरना मत करिए। बिल्कुल। सर मेरा पहला क्वेश्चन आपसे ये है कि नेट एग्जामिनेशन एग्जैक्टली होता क्या है? नेट एग्जामिनेशन नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट जो है, ये NTA के द्वारा थ्रू कराया जाता है, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी के थ्रू। और इसको स्टूडेंट्स को देने का पर्पज़ है कि इसमें एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया चेक करना कि वो कॉलेज के लिए और यूनिवर्सिटीज़ के लिए टीचिंग के लिए है या नहीं है। उनका जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होता है वो चेक होता है। इसके अलावा टेस्टिंग एजेंसी के जो टेस्टिंग है टीचिंग के अलावा, हमारा JRF जो फेलोशिप मिलती है, जिससे हमें स्टिपेंड मिलता है बच्चों के लिए। सो सर मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे ये है कि JRF क्या होता है और इसमें PhD के एडमिशन से क्या डिफरेंस है इसमें? JRF आपका जूनियर रिसर्च फेलोशिप है। इसमें डिफरेंस ये है कि आपकी जो कट ऑफ आती है ना, उसमें JRF सबसे हाई होती है। अगर आपका JRF क्लियर है तो ऑटोमेटिकली आपके जो पीछे के दोनों हैं, मतलब कि क्वालिफिकेशन फॉर PhD और क्वालिफिकेशन फॉर असिस्टेंट प्रोफेसर, वो दोनों भी क्वालिफाइड है। तो आपको एडमिशन के लिए प्रॉब्लम लेने की जरूरत नहीं है, क्योंकि JRF वाले को ज़्यादा प्रेफरेंस दी जाएगी, क्योंकि उसकी कट ऑफ ज़्यादा है। गॉट इट। इस वजह से। और जूनियर रिसर्च फेलोशिप में
गवर्नमेंट की तरफ से आपको जैसा मैंने बताया था फंड्स मिलते हैं। अब उसमें आपको पर मंथ आपको 31 से 35,000 तक आपको मिल जाता है उसमें रिसर्च से रिलेटेड, ठीक है। वो आपको 5 साल तक मिलता है 5 साल मंथली। क्योंकि इसका आई थिंक रिसर्च का मैक्सिमम टेन्योर आपका 5 ईयर है ना। हाँ जी, हाँ जी। उसके अंदर आपको कंप्लीट करना उसके अंदर आपको अपनी रिसर्च है। और कंप्लीट, मिनिमम कितना रहता है सर? मिनिमम 3.5 ईयर्स। 3.5 ईयर्स मतलब देने ही है। हाँ जी। बोथ रेगुलर एंड पार्ट टाइम में। पार्ट टाइम में आपका ज़्यादा हो जाता है टाइम पीरियड, वो 4 to 4.5 हो जाता है। सर पेपर 1 और पेपर 2 को एक बार एक्सप्लेन करें। जी बिल्कुल। पेपर 1 जो है हमारा जो जनरल पेपर है, और सेकंड पेपर जो है हमारा वो सब्जेक्ट स्पेसिफिक है। जैसे हमारे सब्जेक्ट्स हैं फिजिकल एजुकेशन, तो फिजिकल एजुकेशन स्पेसिफिक एक सब्जेक्ट है। अब इस तरीके से अगर दूसरे सब्जेक्ट्स की बात करें तो साइंस हो गया, इवन लैंग्वेजेस हो गई, हिंदी, इंग्लिश, मराठी, पंजाबी, जो भी आपके सब्जेक्ट है स्पेसिफिक। अब उसमें जो सेकंड पेपर है उसमें सारा सब्जेक्ट स्पेसिफिक ही रहेगा। अब आपका उसमें एनसीईआरटी भी आ गया, इवन आपके जो मास्टर्स है जो आपने पीजी में किया है आपका उसका कोर्स भी आ गया, ग्रेजुएशन का कोर्स भी आ गया। और इसमें जो मार्किंग स्कीम्स होती हैं वो पेपर 1 और पेपर 2 में दोनों में ही 2 मार्क्स होती है पर क्वेश्चन की। मतलब टोटल आपके हो गए 150 क्वेश्चंस, 50 आपके जनरल पेपर का और 100 क्वेश्चंस आपके सब्जेक्ट स्पेसिफिक के। ओके। अब 150 क्वेश्चंस 2 मार्क ईच, टोटल आपका पेपर हो गया 300 का। और जो पेपर होता है वो एक ही साथ होता है, उसमें लिमिटेड टाइम होता है 3 घंटे का, वही एक ही बार होता है। ये नहीं है कि आपको एक बार पेपर देना है फिर गैप है फिर दूसरा पेपर देना है, वो सारा पेपर एक साथ ही होता है। और पेपर 1 में जो है आपका आ गया जनरल क्वेश्चंस। जनरल क्वेश्चंस में आपकी बेसिक मैथ्स आ गई, रीजनिंग आ गई, इसके अलावा आपके टीचिंग एप्टीट्यूड्स आ गए, और जितने भी जनरल नॉलेज से रिलेटेड है उस तरीके की चीज़ें, या फिर इंग्लिश लैंग्वेज के पैराग्राफ्स आते हैं, 2 पैराग्राफ्स आते हैं लास्ट में। और सब्जेक्ट स्पेसिफिक में आपके लास्ट क्वेश्चन जो होते हैं, जो रिपीटेडली 3-4 साल से मैं दे रहा हूँ या फिर मैंने सैम्पल पेपर्स में देखा है, सब में यही है कि लास्ट में एक केस स्टडी आती ज़रूर है, 1 या 2 केस स्टडी जरूर आएंगी उसमें लास्ट में। इसके अलावा सब्जेक्ट स्पेसिफिक में आपका एनसीईआरटी आ गया सारा। एनसीईआरटी के अलावा आपने जो ग्रेजुएशन में किया है, मास्टर्स में किया है, मतलब पीजी तक आपने जितना भी किया हुआ है सारा आपको पता है। वो जितना आपको पता है कि इस बुक में मिल जाएगा, ठीक है, अगर आपके सिलेबस बुक में मिल रहा है तो। अगर सिलेबस बुक में नहीं मिल रहा है, हम गूगल पे सर्च करिए, आजकल एआई का जमाना है, आप चैट जीटीपी यूज करिए, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। बिल्कुल, चैट जीटीपी वगैरह इतना सब कुछ है आपके पास, इतने सारे रिसोर्सेज हैं, गूगल है, सब कुछ है। हाँ, चैट जीपीटी मेटा जो बता रहे हैं। एक टॉपिक आप सर्च करिए, एक टॉपिक पढ़िए डेली। ये नहीं है कि आपने छोड़ दिया कि 15 दिन है, 20 दिन है, लास्ट के 15-20 दिन रखिए अपना रिवीजन के लिए कि मैंने पूरा ओवरऑल मैंने 1 साल में क्या पढ़ा है, अब मुझे उसका रिवीजन करना है लास्ट के 15-20 दिन में। उससे पहले जो पेपर करना है वो कर। ओके। और स्टूडेंट्स के लिए हम क्या चीज़ें ध्यान में रख के बोल सकते हैं कि उनको ऐसे स्टार्ट करना चाहिए, अगर आप बताएं कुछ तो। मैं बताऊंगा सबसे पहले कि आप अपने क्लियरिटी रखिए कि मेरे को करना क्या है, एम क्या है मेरा। सबसे पहले आपका एम पीएचडी में एडमिशन लेना है, आपका एम क्वालिफाई करना है असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए, या आपका एम क्वालिफाई करना है जेआरएफ के लिए। अपना एम सेट करिए, उसके अकॉर्डिंग मेहनत करिए। और मैं तो ये सजेशन करूंगा कि जितने भी एमपीएड वाले स्टूडेंट्स हैं जो फर्स्ट ईयर कंप्लीट कर चुके हैं, आप सब लोग एग्जाम दीजिए, सब लोग दीजिए एग्जाम। मैं दूंगा, आपने कहा है पक्का। बिल्कुल, क्योंकि आपके पास अनलिमिटेड अटेम्प्ट्स हैं, और आप अगर ये सोचकर बैठे कि मैं एमपीएड करने के बाद एग्जाम दूंगा, तो आपने अपना 1 मौका 2 मौके गवा दिए। सिंपल, समझ गया। ठीक है, अगर आप देंगे, नहीं भी हुआ कोई प्रॉब्लम नहीं है, आपको एक आइडिया मिलेगा, रफ आइडिया मिलेगा कि पेपर इस तरीके से होगा, मुझे इतना टाइम मिलेगा, मुझे इतना प्रिपेयर करना है, और मेरे को खुद पे इतनी मेहनत करने की जरूरत है। अभी लास्ट क्लास से प्रकाश सर ने बताया था कि एमपीएड के अब तुम फर्स्ट ईयर में दे दो, फिर आपको 2 अटेम्प्ट एक्स्ट्रा ही रहेंगे आपको। बिल्कुल, क्योंकि उसके बाद आप प्लान करोगे तो टाइम ही निकल जाएगा। हाँ, और जो चीज़ हम पढ़ते हुए आ रहे हैं तो रिवाइज भी रहेगी, तो रिवाइज रहेगी। बिल्कुल। ओके सर, एक बात बताओ मुझे, जब आपसे मैंने बात की थी पॉडकास्ट के लिए, याद होगा आपको, हाँ, तो काफ़ी मुश्किल से मैं बात कर पाया था। आपने मुझे बोला था कि यार मेरे साथ ये करना है, तेरे को क्या रीज़न है ना, जो कि आज बता रहा हूँ पहली बार रील पे और ऑफकोर्स सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे। एंड यू सेड कि यार मैं तो डिफॉल्टर हूँ, तो मेरे साथ क्यों कर रहा है तू। मतलब ये डिफॉल्टर वाला पार्ट आया कहाँ से, या फिर क्योंकि हम एज अ जूनियर हमने आपको भी डिफॉल्टर माना नहीं, आपको पता है, आपने मैं छोटे भाई की तरह रखा, मैं रही भी वैसे ही है ना। तो कहाँ से आया ये सिनेरियो? ये वो सिनेरियो जिस तरीके का कॉलेज में हमारा ग्रुप था, ठीक है, इसके अलावा दिल्ली यूनिवर्सिटी में जिस तरीके से हम रहे, हमने इलेक्शंस वगैरह करे थे, और इसके अलावा जो हमारे ग्रुप वगैरह रहे जितने भी स्कूल में, कॉलेजेस में, बैक बेंचर, वो लोकल वाला सिनेरियो जो था हमारा, उस वजह से। तो कोई आपकी फैकल्टी मानेगी कि जैसे आपने कुछ बता देने वाले थे, हाँ फैकल्टी वाले बताओ मुझे, आपको क्या था
फैकल्टी वाला वो टीचर का था, स्कूल टीचर का था, एक स्कूल था। टीचर का ओके। स्कूल टाइम में जैसे इंटर हाउस वगैरह होते हैं ना हाँ जी स्कूल्स हाँ जी में, हाँ जी। तो उस टाइम में 9th क्लास में था, तो एक टीचर थे हमारे संस्कृत के, मैं नाम नहीं लूंगा टीचर का। लेना भी नहीं चाहिए, मैं भी नहीं लेता। तो टीचर ने जनरली कंपटीशन हुआ, अब होता है बच्चा अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाता। हाँ, उस टाइम 9th क्लास में था मैं, उस टाइम फुटबॉल यूज टू था, फुटबॉल का डेली फुटबॉल खेलता था गेम्स पीरियड में। तो इंटर हाउस हुआ, उसमें फुटबॉल नहीं था, उसमें क्रिकेट था, तो मैंने क्रिकेट में पार्टिसिपेट किया क्योंकि पापा क्रिकेट खेलते थे, तो क्रिकेट से अटैचमेंट थी, घर पे क्रिकेट देखते थे पापा, तो मुझे था क्रिकेट खेलूंगा। तो मैं क्रिकेट खेलने गया और नहीं खेल पाया अच्छा। तो जनरली टीचर ने सबके सामने ये बोल दिया, अरे बढ़ाना तो स्पोर्ट्स में भी अच्छा नहीं है। तो वो बात कहीं ना कहीं, और पढ़ाई का ही बोलोगे कि हाँ पढ़ाई का भी, स्पोर्ट्स में भी नहीं, मतलब पढ़ाई में भी नहीं है, स्पोर्ट्स में भी नहीं है, तो एक साथ दोनों चीज़ों को टारगेट कर दिया। Got it. ठीक है, तो ये चीज़ थोड़ी बुरी लगी थी उस टाइम पे। और फिर वही सेल्फ मोटिवेशन वाली बात आ जाती है कि क्यों भाई ऐसा क्यों बोला, क्यों इस तरीके से क्यों बोल दिया सबके सामने। तो मैंने कहा यार क्या ही है क्रिकेट, तो मैंने कहा देखते हैं इसके बारे में, सर्च करते हैं। तो घर गया, गूगल वगैरह पे जितना था सबसे कुछ सर्च करा, जितनी डिटेल्स मिली, इवन टीवी पे मैचेस देखने स्टार्ट किए, यूट्यूब पे देखना स्टार्ट किया। पापा से जिद करी कि पापा कोचिंग लगा दो। पापा ने कहा क्रिकेट का कोई स्कोप नहीं है, कि स्पोर्ट्स में क्यों अपनी लाइफ खराब कर रहा है, पढ़ाई कर पढ़ाई कर। वही जो फैमिली इसका होता है, पूरा फोकस पढ़ाई पे। ठीक है, तो उसके बाद फिर धीरे धीरे जब स्टार्ट किया, तो स्कूल में फ्रेंड्स खेलते थे, स्कूल की क्रिकेट टीम थी, उनके साथ खेलना स्टार्ट करा। उनके बीच में अब जितना मैंने टीवी पे देख के, यूट्यूब पे देख के सीखा, घर पे कजन्स के साथ खेलना मतलब start आपने किया। अकेडमी ज्वाइन नहीं करी, नहीं। लाइक यूट्यूब यूट्यूब दोस्तों के साथ, singer है, right? कजन्स के साथ, और हमेशा अपना कंपटीशन बढ़ाने के लिए ना, कभी अपने बैचमेट्स के साथ नहीं खेला, जूनियर्स के साथ नहीं खेला, हमेशा अपने से सीनियर्स। मतलब बड़े लाइक काइंड ऑफ 9th में था, 11th के साथ, 12th के साथ, 10th में आया, 11th 12th के साथ। उसके बाद जब 11th 12th में आ गया, तो कॉलेज वाले बच्चों के साथ, मतलब हमेशा अपने से सीनियर्स के साथ खेलना स्टार्ट किया। हाँ ऑफ कोर्स लर्निंग बेटर है ना। क्योंकि मुझे ये था कम्पीट करना है, कंपटीशन कर इस पर्पस पे जाना है। तो जब मैं 10th के बोर्ड्स खत्म हुए थे, उसके बाद एक टूर्नामेंट आया था DBTL, दिल्ली बड़ी टैलेंट लीग, 2015 की बात है। ठीक है, दिल्ली में था, तो उसके लिए घर वालों से जिद करके, फिर जब पापा ने मना कर दिया, तो मामा जी ने कराया था, मामा जी के थ्रू उसमें गया, एंट्री कराई, वहाँ पे जाके खेल कर आया, अच्छा खेल कर आया। इवन ट्रायल में जाए इतना अच्छा नहीं हुआ था मेरा, ट्रायल में मैं बॉलिंग की वजह से सेलेक्ट हुआ, बैटिंग अच्छी हुई नहीं। पर उसके बाद जब टूर्नामेंट स्टार्ट हुआ, तो उस टूर्नामेंट का हाईएस्ट विकेट टेकर था मैं, और 3rd नंबर पे बैटिंग में था, सबसे मोस्ट रन्स में। इवन 3 से 4 कैचेस थी, 3 मैचेस की लीग थी, 3 मैचेस में से 2 मैच में मैन ऑफ द मैच था। सर एक चीज और वापस आके ये ट्रॉफी मैंने अपने टीचर को भी दिखाई थी, वही टीचर, उसी टीचर को। तो वो टीचर अभी भी स्कूल में पढ़ा रहे हैं? हाँ जी, अभी भी पढ़ा रहे हैं। किसमें? उसी में? हाँ, उसी स्कूल। तो मतलब आपके स्कूल में हो किसी में? किसमें? वो किसी दूसरे स्कूल में। ओके। और उनको पता है कि लाइक आप हाँ अभी जी, उन्हें पता, मैं मिलके भी आया उनसे रिसेंटली भी। अभी काफ़ी And- तारीफ करते, एग्जाम्पल्स सेट देते हैं मेरे। स्कूल में न्यूज़पेपर में आया था, जब इंटरनेशनल खेल के आया था, वो भी स्कूल के मैगजीन वगैरह में सबमिट। हाँ गाई कैसे आपने इंस्टाग्राम पे डाला हुआ मैंने हाँ जी, कल हाँ जी। पूछना। ओके, तो अभी भी टीचर है वो मेरे ख्याल से, अभी भी फैकल्टी teacher वहीं पे। और इनको पता है हमने नेट एग्जाम क्लियर कर लिया? जी बिल्कुल पता है। गॉट इट। सो गाइस बता देता हूँ, वही वाली बात है कि जो बिल्कुल इंसान मेहनत कर रहा है ना, उसकी तो जज है ऑफ कोर्स, बट लेकिन जो खुद को एक ऐसे बैकग्राउंड से निकाल के लाया है जहाँ उसने बहुत कुछ लाइफ में कर लिया एंड स्टिल इज फील्स लाइक कि मैंने कुछ नहीं किया, तो या आज इंसान से मैं मिल चुका हूँ। तो थैंक यू सर, थैंक यू। थैंक यू सो मच। तो सर वी आर थैंक यू, ऑफ कोर्स फील्ड विक सबको थैंक्स करता है कि आपने इतना प्रीशियस टाइम दिया है, बिल्कुल शॉर्ट नोट पे आए हैं आप हमारे साथ। एंड सर एक चीज़ मुझे आपको और पूछनी है, आई गेस नॉट आई गेस बट लेकिन डायरेक्टली पूछूंगा मैं। तो सर आप हमारे व्यूअर्स को और ऑडियंस को एक चीज़ ऐसी बता सकते हैं जो आप हमेशा यूज़ करते हो, या फिर आपके पेट डायलॉग है या फिर पेट लाइन है कि हाँ इससे मैं मोटिवेट रहता हूँ, इससे मैं डिसिप्लिन रहता हूँ, इससे मैं अपना पोटेंशियल हाई रखता हूँ, ऐसा कुछ आप बताना चाहें तो छोटा बस सा। जब भी मुझे लगता है कि अगर मैं डिमोटिवेट हो रहा हूँ या किसी चीज़ में मुझे फेलियर हो रहा है, तो मैं डायरेक्ट अपने आप से सिंपल क्वेश्चन करता हूँ कि क्या मैं ये चीज़ नहीं कर सकता, और फिर मैं कहता हूँ इसको मोटिवेट करता हूँ इस चीज़ को लेकर, क्यों नहीं कर सकता भाई, कर सकता हूँ। ऐसी कोई चीज़ नहीं है जो मैं नहीं कर सकता, बिल्कुल कर सकता, और मैं करके दिखाऊंगा ये चीज़। मतलब इंसान काफ़ी चीज़ें कैपेबल है, जो कि सर से बातों से चल गया मुझे पता। एनीवे सर थैंक यू सो Thank you. मच, आपने मुझे टाइम दिया। Thank you very much, thank you. थैंक यू।